नमस्कार, मैं योगेश राणा। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद मंच से करीब 33 मिनट तक बोले। यह जो आयोजन किया गया आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में, जो नवनियुक्त पदाधिकारी है, जो तीनों नियुक्तियां हुई है प्रदेश अध्यक्ष की, इसके अलावा जो चुनाव प्रचार समिति है उसके अध्यक्ष की और जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसके अध्यक्ष की, गणेश गोदियाल इस 33 मिनट में जो बोले हैं उन्होंने 3 बड़े संदेश दिए। ये 3 बड़े संदेश मायने रखते हैं आने वाले 1 साल के लिए, जो संदेश उन्होंने मंच से दिए। पहली बात, गणेश गोदियाल ने मंच पर कर्ण मेहरा के कंधे पर हाथ रखकर यह बहुत साफ संदेश दे दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस की नई भूमिका में वो और कर्ण मेहरा साथ है। भले ही कोई अन्य साथ हो या ना हो, लेकिन वो एक साथ है। कर्ण मेहरा ने भी हालांकि अपने भाषण में इस तरह का साफ संकेत दिया। गणेश गोदियाल ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो कर्ण मेहरा ने 3 साल के लिए अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के लिए किया है अपने कार्यकाल में, शायद ही किसी दूसरे कांग्रेसी नेता ने इतना किया हो। उन्होंने कहा 2022 की हार के बाद कांग्रेस में वो माहौल था जो एक सेना में हार के बाद होता है, यानी हताश और निराश कांग्रेस हो गई थी बिल्कुल। लेकिन कर्ण मेहरा ने कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा किया। गणेश गोदियाल की तीनों बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल उत्तराखंड में बन गया है। कांग्रेस भी उस दिशा में बढ़ गई है, नई टीम तैयार हो गई है। जो उन्होंने अपने 33 मिनट के भाषण में बोला, इसीलिए इन 3 बातों को सुनना चाहिए। उनकी यह 3 बातें यह समझने में भी मदद करती है कि आखिर कांग्रेस अब 2027 के लिए किस दिशा में बढ़ेगी। पूरे देश में बिहार में बुरी हार के बाद बीजेपी के हाथों एक तरह से चुनाव में कुचले जाने के बाद जो माहौल है, उस माहौल का असर उत्तराखंड में भी है। उस माहौल से उत्तराखंड में भी कांग्रेस अछूती तो नहीं है। इस माहौल को देखते हुए समझते हुए भी गणेश गोदियाल की बात को सुनना चाहिए। मैं सबसे पहले जो बहादुरी पिछले 3.5 साल में हमारे अध्यक्ष श्री कर्ण मेहरा जी ने दिखाई, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई करण, थोड़ा आगे आए आप सब जानते हैं यही मंच था। और चुनाव जब हम लोग इस प्रदेश में हम 19-20 सीटों पर रह गए, जब 2022 की बात है, तो बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बदलाव हुआ। लेकिन माहौल ऐसा था कि माहौल हारने के बाद, एक सेना का हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल था। और उस माहौल में भाई कर्ण मेहरा जी ने जिस बहादुरी से ये कार्यक्रम संभाला, ये पदभार संभाला, और आज उस मायूसी के माहौल को आज जो इस जोशीले माहौल में बदल दिया, ये अगर श्रेय जाता है तो हमारे इस जुझारू नेता को जाता है, इस आदरणीय साथी को जाता है। और मैं आज इस पद पर यहां पर दोबारा आने के बाद मैं इस साथी को इस मंच से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे रोल बदले हैं, हमारे रोल बदले हैं, लेकिन इस पार्टी में और इस प्रदेश में आपका स्टेक उतना ही होगा जितना प्रदेश में आप अध्यक्ष बनते हुए अपना स्टेक समझते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस माहौल को झेलना सबके बस की बात नहीं थी। आपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक वक्तव्य में सब कुछ समाहित हो यह संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में आज ये जो जोश का माहौल, ये जो उम्मीदों का माहौल आप सबको दिख रहा है, उसमें भाई कर्ण मेहरा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने मन से ये बात कही है कि इस पार्टी में और इस राज्य में आपका स्टेक उतना ही है जितना अध्यक्ष रहते हुए था। गणेश गोदियाल की दूसरी बात पर आने से पहले यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि क्या आने वाले 1 साल में जब कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी, पूरे प्रदेश में माहौल बना रही होगी, गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री दिख सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है, गणेश गोदियाल ने हरीश रावत, प्रीतम सिंह की मौजूदगी में यह कहकर बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि कर्ण मेहरा ने हताशा में डूब चुकी कांग्रेस को उत्साह से भरा है। उत्तराखंड में इसके बड़े मायने हैं। जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को नजदीक से देखते और समझते हैं, वो यह बात समझ सकते हैं।
अब आते हैं दूसरी बात पर। गणेश गोदियाल ने बहुत ही सफाई से बीजेपी के उस एजेंडे पर वार किया, बीजेपी की उस बात पर वार किया जो बीजेपी लगातार जवाहरलाल नेहरू पर हमेशा हमले करती रहती। गणेश गोदियाल ने पत्रकार कुलदीप नैयर की एक किताब की कुछ पंक्तियों को पढ़कर यह बताना चाहा कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे और आज उनके बारे में क्या क्या बातें बीजेपी के द्वारा की जाती है। ये किताब मुझे कल एक साथी ने भेंट की कांग्रेस के, और मैंने इसमें कल शाम को 2-4 पन्ने पढ़े, और संयोग से वो 2-4 पन्नों में ऐसी बात लिखी है कि जो कि मुझे और प्रभावित कर गई। ये किताब जिन्होंने लिखी है वो कांग्रेसी नहीं है। ये किताब लिखी है एक बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार, और जो जनता पार्टी की सरकार में, जहां तक मेरी जानकारी है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे कुलदीप नैयर ने। वो मूलतः कांग्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो लिखा है वो बहुत से कम शब्द में आपको उन्होंने लिखा, विस्तृत है, लेकिन वो कम शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने नेहरू जी के पार्थिव शरीर को पूर्ण होने के बाद ये बात लिखी कि नेहरू जी के जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उन्होंने उस पर लिखा कि वो आदमी जो कभी जवाहरलाल नेहरू था अब मुट्ठी भर राख में बदल चुका था। ये उन्होंने लिखा है कुलदीप नैयर ने। आगे लिखते हैं, मेरे लिए वे आजादी के बाद के सच्चे भारत के प्रतीक थे। आगे लिखते हैं, इन 17 वर्षों में उन्होंने ऐसी संस्थाएं, सार्वजनिक इकाइयों और नीतियों का निर्माण किया था जो पारदर्शी, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष थी। सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसा संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें हर व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया था। ये शब्द थे, और वो उस व्यक्ति के थे जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति कांग्रेसी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को ये लगा कि चाहे मैं किसी विपरीत विचारधारा का हूं, लेकिन भारत माता का एक सपूत होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अतीत से लेकर अब तक की गई सच्चाई को, की अनुभूति को किताबों में अंकित करूं, अपने लेखों में अंकित करूं। ये तब जाके गणेश गोदियाल ने एक और बड़ा संदेश अपने इस 33 मिनट के भाषण में दिया। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि गणेश गोदियाल ने अपने बारे में कुछ अधिक ही बड़ी बात कही है। आत्म प्रशंसा भी उसको कह सकते हैं गणेश गोदियाल की, तो इस तरह से भी उसको देखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में मनोविज्ञान का बड़ा महत्व होता है। पूरी राजनीति मनोविज्ञान के आसपास ही टिकी रहती है, नैरेटिव के आसपास टिकी रहती है। तो गणेश गोदियाल ने मंच से कहा कि मेरे हाथ में गुरु पर्वत पर गुरुवलय रेखा है। इस रेखा के बारे में शिवसागर महाराज जी ने इस रेखा के बारे में उनको बताया था। गणेश गोदियाल ने मंच से अपना हाथ दिखाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि यह मेरे हाथ में गुरुवलय की जो रेखा है मेरे उत्तराखंड के लिए बनी हुई है। गणेश गोदियाल ने यह बात पता नहीं मंच से सोच समझ कर कही, पहले से उनके भाषण के एजेंडे में तय थी। हो सकता है बातों बातों में कह दी हो, लेकिन गणेश गोदियाल की इस बात के लोगों के बीच में क्या असर रहेंगे इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है कि मंच से अपने हाथ की रेखाओं के बारे में बोलना यह संकेत तो देता है, गणेश गोदियाल कुछ ऐसा संकेत देना चाह रहे हैं कि इस बार वो अध्यक्ष पद की अपनी पारी को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके लिए यह करो या मरो का मामला है, और करो या मरो का मामला होना भी चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में हारी थी। इसीलिए इस बार कुछ भी जमा नफी की गुंजाइश गणेश गोदियाल के लिए है भी नहीं। इसीलिए गणेश गोदियाल ने अपने हाथ की रेखाओं का जिक्र कर एक आत्मविश्वास का संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए तो दिया है। आप गणेश गोदियाल की यह बात सुनिए, इसके बाद आखिरी बात पर आते और 2-3 बातें और करते हैं। मैं बहुत साल पहले जैन धर्म के महान गुरु कल्याण सागर महाराज साहेब के साथ मुझे कुछ काम करने का अवसर मिला। मतलब मैं धार्मिक सेवा करने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी आजीविका के रूप में काम करने का अवसर मिला। वो दक्षिण गुजरात के भिलाड़ में नंदीगाम एक जगह है, और दक्षिण गुजरात के भिलाड़ के नंदीगाम की उस जगह पर
एक विशाल मंदिर है, जैन मंदिर, सिमंदर स्वामी जिन मंदिर बोलते हैं उसको। उस मंदिर में बड़े बड़े ठेकेदार थे, उनके साथ मुझे भी उस मंदिर में थोड़ा सेवा करने का मौका मिला आजीविका के रूप में। कल्याण सागर महाराज साहेब मेरे तर्कों से बहुत प्रभावित थे और मुझे चाहते थे कि मैं जैन मुनि बनूं, पर मैं अपने माता पिता के प्रभाव में था और मैंने महाराज जी से क्षमा प्रार्थना की कि महाराज मेरे माता पिता नाती नतने खिलाना चाहते हैं, इसलिए मैं साधु नहीं बन सकता। पर वो जैन मुनि के शिष्य थे शिव सागर महाराज साहब। मैं अपने ये युवाओं को जिनको मैं जैन जी बोल रहा हूं, मैं उन्हें मुखातिब होकर इस बात को कहना चाहता हूं। तो शिव सागर महाराज साहब हस्तरेखा के बड़े ज्ञानी आज भी हैं। कल्याण सागर महाराज साहब का शरीर पूरा हो गया, लेकिन शिव सागर महाराज साहब अब उस गद्दी के हेड हैं, श्रेष्ठ हैं। वो हस्तरेखा के बड़े विद्वान थे, अभी भी हैं। वो मेरा हाथ देखते थे और उन्होंने एक दिन मेरा हाथ देख के कहा, आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे हस्तरेखा के जानकार, और जो नहीं होंगे आजकल गूगल बाबा सबसे बड़ा ज्ञानी है, गूगल में टाइप करके देखिए। उन्होंने कहा कि गणेश तेरे हाथ में गुरु पर्वत पर गुरु वलय की रेखा है। और मेरे भाई लोग फोटो खींच सकते हैं मेरे हाथ की। ये जो गुरु पर्वत होता है, ये रेखा है इस तरह ये कहा ये गुरु वलय की रेखा है। इसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। आप अगर गूगल में टाइप करोगे रिंग ऑफ सोलोमन अभी कर दोगे तो वो बताएगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है वो क्या होता है, वो आप लोग पता कर लेना। लेकिन जब मुझे पता लगा शिव सागर महाराज साहब ने कहा कि गणेश तेरे हाथ में गुरु वलय की रेखा है, रिंग ऑफ सोलोमन है, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि ये गुरु वलय की रेखा मेरे उत्तराखंड के लिए बनी हुई है, मेरे प्रदेश के लिए बनी हुई है, मेरे उन युवा साथियों के लिए बनी है। और आज इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि ये गुरु वलय की रेखा तुम्हारे हितों की रक्षा करेगी। मैं ऐसा ऐलान करना चाहता हूं। राजनीति में आने के बाद मैं इस बात का पक्षधर हूं कि राजनीति में आने के बाद अपनी निजी जिंदगी कुछ नहीं होती है। ये भी एक जोग है, ये कम छोटा जोग नहीं है भाई, ये भी एक जोग है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में यह जो आयोजन हुआ, गणेश गोदियाल के अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण करने के दौरान इस आयोजन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता बोले। कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन सभी नेताओं के करीब सभी नेताओं के भाषण में एक बात कॉमन रही और सभी नेताओं के भाषण में यह बात कॉमन रहने के साथ साथ इस बात को लेकर सभी के चेहरे पर चिंता भी साफ साफ दिखी। बिहार में कांग्रेस की बुरी दुर्गत का असर। गणेश गोदियाल ने तो अपने 33 मिनट के भाषण में महिलाओं पर एक बड़ा हिस्सा ही बोल दिया। इसके अलावा गणेश गोदियाल के अलावा कर्ण मेहरा, हरीश रावत, रंजीत रावत सहित सभी नेताओं ने अपने भाषण में बिहार में हार का दर्द और चिंता दिखी। महिलाओं को लेकर, खासकर महिलाओं के वोट को लेकर एक चिंता दिखी। यह कर्ण मेहरा ने भी बोली, हरीश रावत ने भी बोली। इसीलिए अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह कुनबा गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 2027 की तरफ कैसे और किस गति से बढ़ता है। हरीश रावत जो कहते रहते हैं कि उत्तराखंड में चतुर्भुज नेतृत्व, अब उन्होंने अपने इस बात में संशोधन करते हुए पंचमुखी नेतृत्व की बात करनी शुरू कर दी है। पंचमुखी नेतृत्व की बात का मतलब यह है कि जो चतुर्भुज नेतृत्व था उसमें आकर हरक सिंह रावत भी जुड़ गए हैं। अब देखना होगा कि यह जो पंचमुखी नेतृत्व है ये कितना कमाल 2027 की तरफ बढ़ते हुए करेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।